नमस्कार दोस्तों। बिहार बोर्ड क्रैश कोर्स 2026 क्लास 10th का आज पहला वीडियो है और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन भाई? पहला क्वेश्चन है, प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचें। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहता है एक तो प्रिज्म किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन लिखना है। उसके बाद इसी में कहता है प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचना है, मतलब उसका एक तस्वीर बनाना है, यानी इमेज बनाना है, फोटो बनाना है। सबसे पहले हम इसका उत्तर लिखेंगे, यानी आंसर लिखेंगे। आंसर क्या है? यानी प्रिज्म का डिफिनेशन, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे हुए पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। इतना लिखने के बाद आपको एक फोटो बनाना है जो यहाँ पे बगल में बना हुआ है। प्रिज्म का फोटो का आपको प्रैक्टिस करना है कि कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे प्रिज्म क्या है? किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे हुए पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यहाँ पे एक फोटो बना लिया गया। सबसे आसान तरीका है, आप त्रिकोणमिति में जो एक त्रिभुज बनाते हो जो 60 डिग्री के एंगल पे तीनों झुका हुआ हो, जैसे यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है आपको, ए बी और सी, ए बी और सी यहाँ पे बना लेंगे। और एक यहाँ से क्या करेंगे, सीधा लाइन खींचेंगे यहाँ तक, यानी पी क्यू जिसको यहाँ पे दिया गया है, जो एक क्या है, यह किरण है। पी क्यू एक किरण है, ये वाला पी क्यू एक किरण है। फिर इस त्रिभुज से यानी कि इस प्रिज्म से ये अंदर घुसा, यहाँ पे अंदर गया ई एफ। फिर उसके बाद से यहाँ एक बाहर निकला, ये यानी फाइनल रूप से ये बाहर निकला, ये एक गया, अंदर गया, उसके बाद से बाहर गया, आर एस। ठीक है, अब इसी को डिफिनेशन में हमको लिखना है, यानी डिफाइन करना है। ये फोटो सब कुछ कह दिया। क्या कह रहा है फोटो? कि जब किसी प्रकाश की किरण को, यानी जब किसी प्रकाश की किरण, यहाँ पी क्यू के बारे में बोला जा रहा है, जब किसी प्रकाश की किरण को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, माने प्रिज्म के अंदर हम प्रवेश करा दिए, गुजारे, तो उस किरण का दो बार अपवर्तन होता है। एक पहला यहाँ पे जब इसके अंदर प्रवेश किया, और दूसरा जब इसके बाहर ये निकलेगा। तो उस किरण का दो बार अपवर्तन होता है। पहला अपवर्तन उस समय होता है जब प्रिज्म में प्रकाश प्रवेश करता है, तथा दूसरा अपवर्तन उस समय होता है जब प्रिज्म से प्रकाश बाहर निकलता है। और इसी को फोटो बना दिया गया, यहाँ डिफाइन कर दिया गया टोटल, और ये आपका जवाब हो गया। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? ध्यान देंगे, ये क्रैश कोर्स है आपके लिए। ये क्रैश कोर्स 2026 में जो आप एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए हमने क्रैश कोर्स तैयार किया। ये साइंस से है, ये फिजिक्स, साइंस में 3 भाग होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये फिजिक्स से है, और फिजिक्स में भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर कर लिया जाएगा, तो उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किया जाएगा, यानी फिजिक्स से ही। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक यही पैटर्न रहेगा, शॉर्ट आंसर, उसके बाद से लॉन्ग आंसर। उसके बाद बायोलॉजी हम लोग शुरू करेंगे। बायोलॉजी में भी वही प्रोसेस रहेगा। क्या? तो शॉर्ट आंसर पहले करेंगे, उसके बाद लॉन्ग आंसर हम लोग पहले उसके बाद करेंगे। तो ध्यान देने की बात है, इसमें एक एक क्वेश्चन, ये चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग नहीं करेंगे। सारा का सारा क्वेश्चन हमने किताब से, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने के चांस ज़्यादा हैं आपके एग्जाम में, और आएगा भी, 110% आएगा, और बहुत अच्छा नंबर आएगा, जो हमने कोर्स तैयार किया है आपके लिए, जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो एक एक क्वेश्चन नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे जरा सा, यहाँ पे ध्यान देंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन शुरू हो रहा है क्या? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, यानी दिखता है। उत्तर में हम लोग क्या देखेंगे भाई, इसका आंसर क्या लिखेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण
अंतरिक्ष में प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला दिखाई देता है। ध्यान देंगे जरा सा, यहाँ पर जो है प्रकीर्णन शब्द एक आया, प्रकीर्णन, ये वाला शब्द प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझ लें। प्रकीर्णन, अगर प्रकीर्णन नहीं हो तो यहाँ पे आप अपने घर पे या आसपास में जो भी आप वस्तु देखते हैं, या आप अपने घर में जो वस्तु देखते हैं, अगर लाइट भी नहीं है, बल्ब भी नहीं जल रहा है दिन में, फिर भी आप किसी वस्तु को आसानी से देख लेते हैं, तो वह है प्रकीर्णन। यानी प्रकीर्णन के वजह से ही आप उसको देख पाते हो। प्रकीर्णन यानी प्रकाश का प्रकीर्णन जब होता है तभी आप दिन में किसी भी वस्तु को आप देख पाते हो। या रात में भी अगल बगल में लाइट जलती है तो दूसरे जगह बगल में आप आराम से किसी भी वस्तु को देख पाते हो, तो वह प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन क्या होता है, अब ध्यान दीजिए। प्रकीर्णन जरा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, छोटा सा ट्राई करते हैं भाई। आपके वायुमंडल में यानी आपके आसपास में, ये मान लीजिए, ध्यान देंगे जरा सा, ये आपको दिख रहा होगा क्या है कि इस तरह का कण होता है। ये हमने बनाया क्या, कण, यानी धूल कण आप सुने होंगे। तो आपके आसपास में कण होता है, वायुमंडल में, वायु में बहुत सारा धूल कण मिला होता है जो आपको दिखता नहीं है। उसको देखने के लिए अगर आप घर में बैठे हुए हैं और एक छोटा सा होल है, सुराख है, छेद है, कहीं मौका वगैरह है खिड़की के अंदर या कहीं भी, और उससे प्रकाश अंदर आ रहा है, तो उस प्रकाश में आपको बहुत सारा कण चलता हुआ, घूमता हुआ, बड़ा स्पीड में घूमता हुआ दिखाई देता है। अगर वैसे भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो रात के अंधेरे में यदि आप टॉर्च जलाते हैं, बाइक से कहीं जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, जब उसकी रोशनी जलती है, लाइट जलती है, तो उस लाइट के प्रकाश में बहुत सारा कण घूमता हुआ नजर आता है। वही क्या है, धूल कण है। तो ये जो हमने बनाया है धूल कण, अभी आपको कण दिखाया, तो इस कण पे जब प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, किरण, ये कण तो फैला हुआ है, बाहर से लेके आपके घर के अंदर तक फैला हुआ है कण। तो बाहर इस कण पे जब प्रकाश पड़ता है तो इस कण से टकरा करके दूसरे कण पे प्रकाश पड़ता है, इसी तरह से तीसरे पे पड़ेगा, टकरा करके चौथे पे पड़ेगा, पांचवे पे पड़ेगा, और ऐसे ही टकराते हुए आपके घर के अंदर रोशनी पहुंच जाती है जो आपको पता भी नहीं चलता है। यही क्या है, घटना, एक ये प्रोसेस हो गया, यानी एक घटना हो गया। कण से कण, एक कण से टकराकर दूसरे कण पे प्रकाश पड़ गया, फिर दूसरे से टकरा करके तीसरे पे पड़ गया, फिर चौथे पे पड़ गया, और इसी तरह से आपके घर के अंदर जो कण है एक दूसरे से टकराते हुए आपके घर के अंदर वो रोशनी पहुंच गया, और उस रोशनी के वजह से आप घर के अंदर बिना लाइट के भी क्या करते हैं, किसी वस्तु को आराम से देख लेते हैं। लेकिन ये जो हमने एक बताया प्रोसेस, कण पर जो पड़ने वाला प्रकाश का किरण और एक दूसरे पे पड़ते हुए आपके घर पे पहुंचता है, तो ये घटना हो गया। एक क्या हो गया, यह घटना हो गया। और यही घटना जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ओके, हमको लग रहा है आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो क्या लिखेंगे भाई, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो वहां पे वायुमंडल नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता है तो वहां पे क्या होगा, प्रकीर्णन की घटना होगी ही नहीं। इसलिए लिखेंगे अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष में प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला दिखाई देता है। थोड़ा सा समय ले रहे हैं, लेकिन आप याद रखिए, ध्यान दीजिए, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो स्किप नहीं करते हैं आप, कंटिन्यू बातों को मेरी सुन लेते हैं, यानी एक्सप्लेन जो हम कर रहे हैं ये सुन ले रहे हैं आप, तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगला हमारा प्रश्न आता है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, उस युक्ति का नाम लिखिए, व्यक्ति नहीं पढ़िए आप, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। उस युक्ति का मतलब यहाँ पे एक यंत्र समझ लीजिए आप, के उसका नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। भले ही इसका बहुत ही छोटा आंसर है ना, विभव मापी। क्या है भाई, विभव मापी। तो भाई ये क्या हो गया, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया, ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। छोटा पैक बड़ा धमाका वाली बात है यहाँ पे।
उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। उसका नाम क्या है? विभवमापी। यानी उस युक्ति का नाम है विभवमापी, उस यंत्र का नाम है विभवमापी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पहले समझिएगा। विद्युत लैंप कह दिया यानी कि विद्युत वाला बल्ब हो गया, सीधा सीधा बात समझिए, विद्युत बल्ब। उसमें एगो स्प्रिंग के तरह लगा हुआ होता है, जो क्या होता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से नहीं जलता है। आप घर में अपने देखे होंगे 100 वाट का बल्ब देखे होंगे जो आर पर दिखता होगा, 180, बहुत सारा बल्ब आता है जो आर पर दिखता है, उसमें शीशा वाला अंदर का सब उसमें दिखता है। तो उसमें स्प्रिंग बहुत पतला सा स्प्रिंग टाइप का लगा हुआ आता है, वही क्या होता है, तंतु होता है। उसी तंतु के बारे में कह रहा है कि वह तंतु के निर्माण में जो है प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है ना। तो विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? टंगस्टन के अलावा दूसरा किसी का प्रयोग नहीं किया जाता है, वह टंगस्टन होता है, तो उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? वह अगर टूट जाता है तो वो कहा जाता है कि बल्ब फ्यूज हो गया, नहीं जल रहा है, मतलब फ्यूज हो गया। भाई वह टूट जाता है, स्प्रिंग हुआ नहीं, तो वह फ्यूज माना जाता है। अगर टूट गया होगा, आप देखे होंगे, आप खुद किए होंगे, अगर स्प्रिंग अगर टूटा हुआ है, थोड़ा सा हिला डोला के आप उसको सटा के जलाइएगा तो जल जाएगा। हमने तो ऐसा किया है, आप भी हो सकता है किया होगा ऐसा। बहुत खुशी होती है जब फ्यूज बॉल को उस तरह से जला दिया जाता है तो, है ना। उत्तर में देखेंगे आंसर इसका क्या हम लोग लिखेंगे भाई, आंसर कि टंगस्टन की प्रतिरोधकता, टंगस्टन की प्रतिरोधकता 5.2 गुना 10 के पावर -8 ओम मीटर होता है। क्या होता है भाई? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पर। ये टंगस्टन की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो 5.2 गुना 10 के पावर -8 ओम मीटर। याद रखिए, आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बन जा रहा है, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि टंगस्टन की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो टंगस्टन की प्रतिरोधकता 5.2 गुना 10 के पावर -8 ओम मीटर होता है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव में हमने आपके लिए तैयार किया है, क्रैश कोर्स 2026 में हमने ऑब्जेक्टिव भी शामिल किया है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से, यानी साइंस से आपका ऑब्जेक्टिव भी है। वो भी वक्त आने पे उसका भी वीडियो अपलोड होगा, वो भी पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। अब यहाँ देखिए, टंगस्टन की प्रतिरोधकता 5.2 गुना 10 के पावर -8 ओम मीटर है, अर्थात अति उच्च है, बहुत ही, अति का मतलब बहुत ही ज्यादा हाई है, उच्च है। अतः यह बिना अधिक गर्म हुए देर तक प्रकाश दे सकता है। इसका प्रतिरोधकता ज्यादा होने की वजह से ही ये क्या है इसका खासियत, कि यह गर्म भी ज्यादा नहीं होगा और यह बहुत ही देर तक जलेगा, प्रकाश दे सकता है। इसका गलनांक जो है 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या है? ये प्रतिरोधकता इतना हाई होने की वजह से ही और ये भी टंगस्टन की, दूसरे किसी का नहीं, टंगस्टन का ही। इसका गलनांक 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका भाई? तो ये टंगस्टन का गलनांक 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः यह जल्दी गलता नहीं है भाई, जल्दी गल जाएगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। इसीलिए टंगस्टन का ही उपयोग विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि हमने सारा का सारा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट सिलेक्ट किया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्रैश कोर्स 2026 को के वजह के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? विद्युत मोटर एक शक्तिशाली नाल चुंबक है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। इसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे के तार की एक कुंडली होती है। क्या है आंसर? विद्युत मोटर एक शक्तिशाली नाल चुंबक है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। इसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे के तार की एक कुंडली होती है। इतना ही आंसर नहीं हुआ, ये तो एक बताया गया इसके बारे में कि ये क्या होता है।
अभी इसका सिद्धांत पूछ रहा है ना, तो भाई इसमें अभी हमको और लिखना होगा। क्या लिखना होगा? अब यानी कि अभी जो आपने पढ़ा ये कि विद्युत मोटर एक शक्तिशाली नाल चुंबक है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। इसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे के तार की एक कुंडली होती है। इसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। वही कुंडली को क्या कहेंगे? मोटर का आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर का दोनों छोर पीतल के दो खंडित वलयों से जुड़ा रहता है। इन वलयों को कार्बन ब्रश से स्पर्श करते हैं। इन कार्बन ब्रश को एक विद्युत परिपथ से जोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। उसके बाद लिखेंगे, जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो आर्मेचर के दोनों भुजाओं से एक समान परिमाण किंतु विपरीत दिशा में धारा बहती है, जिसके कारण इन भुजाओं पर समान किंतु विपरीत दिशा के बल युग्म लगते हैं। बल युग्म, युग्म का मतलब होता है पेयर, जोड़ा। एक ही नहीं लगता है, मतलब जोड़ा में वह बल लगता है, फोर्स लगता है। तो बल युग्म लगते हैं। इस बल युग्म के कारण ही आर्मेचर निरंतर यानी कि लगातार घूर्णन करने लगता है, मतलब चलने लगता है, नाचने लगता है। इस बल युग्म लगते ही, इस बल युग्म के कारण ही आर्मेचर निरंतर लगातार घूर्णन यानी घूमने लगता है, घूर्णन करने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखें। दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखें। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पर्पज से है, लेकिन याद रखिए ऐसे भी 2 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में भी, इसलिए हमने ऐसे ऐसे छोटा क्वेश्चन भी डाला हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, एकदम याद कर लीजिएगा कि दो ऊर्जा स्रोत का नाम क्या होगा? कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम क्या होगा भाई? पहला एक याद रखिएगा कोयला, और दूसरा याद रखिएगा पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गोलीय दर्पण क्या है? का क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? उत्तर हम क्या लिखेंगे भाई आंसर में, कि वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ध्यान दीजिए, परावर्तक सतह क्या होता है भाई? तो दर्पण का वह भाग जिस पर प्रकाश पड़ता है और प्रकाश पड़ने के बाद उसका रिफ्लेक्शन होता है, यानी दूगो सतह होता है, एगो कलई होता है दर्पण में और एक चमकीला होता है, यानी या तो वह उभरा हुआ हो सकता है, यानी दोनों में हम अवतल उत्तल की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक कलई होता है और वह एक उभरा हुआ हो सकता है या एक धंसा हुआ हो सकता है। लेकिन सतह जो है, जिस सतह पर प्रकाश का किरण पड़ने के बाद उसका रिटर्निंग होता है, रिफ्लेक्शन होता है, वह सतह परावर्तक सतह कहलाता है। तो यहाँ गोलीय दर्पण की बात की जा रही है और उसमें पूछ रहा है यह कितने प्रकार का होता है, तो इसका आंसर होगा वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और उसके बाद हम लिखेंगे यह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? यह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। याद रखिए, दुइयों को प्रकार होता है। हमारे बहुत सारे दोस्त यानी स्टूडेंट जो हैं वो समझते होंगे कि 3 गो प्रकार होता है। काहे 3 गो प्रकार भाई? एगो तीसरा क्या समझ जाते होंगे? समतल दर्पण का वो बात कर देते होंगे। भाई समतल दर्पण याद रखिए, समतल दर्पण गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, समतल दर्पण गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है। गोलीय दर्पण का दुइये गो भाग होता है। कौन कौन भाग होता है? पहला अवतल दर्पण जिसको कॉनकेव मिरर बोला जाता है। पहला क्या हो गया? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कॉनकेव मिरर। दूसरा होता है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण का इंग्लिश होता है कन्वेक्स मिरर। ये इसलिए याद रखिएगा इंग्लिश में कि जब आप 11-12 में जाइएगा, यदि आप साइंस लेते हैं तो उसमें आपको ये सहायता करेगा, कॉनकेव और कन्वेक्स। तो अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स मिरर।
क्या हो गया डेफिनेशन, फिर से एक बार रिपीट करते हैं भाई ताकि आपको याद ही हो जाए। वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 8 यानी क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस तो सुने होंगे भाई, अब उसको अभिसारी लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस का दूसरा नाम है अभिसारी लेंस, यानी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोला जाता है, लेकिन क्यों बोला जाता है ये कह रहा है। तो ध्यान देंगे जरा सा, आंसर में हम क्या लिखेंगे कि उत्तल लेंस को अनेक छोटे छोटे प्रिज्म खंडों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। उत्तल लेंस को अनेक छोटे छोटे प्रिज्म खंडों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जिसका आधार प्रधान अक्ष की ओर होता है। अतः यह लेंस अपने ऊपर आपतित किरण को एक जगह केंद्रित कर लेती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहता है? यह लेंस अपने ऊपर आपतित किरण को एक जगह केंद्रित कर लेती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। एक बार जरा सा फिर हम रिपीट करेंगे ताकि थोड़ा सा और अच्छा से इसको समझा जा सके। कह रहा है उत्तल लेंस को अनेक छोटे छोटे प्रिज्म खंडों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। चलिए मान लीजिए अगर हम एगो फोटो बना दे, लीजिए एगो फोटो हम बना देते हैं, ध्यान दीजिए जरा सा। यहाँ पे हम एक उत्तल लेंस का ये लीजिए, आराम आराम से बना देते हैं भाई। हो ये अच्छा नहीं हुआ, चलिए इसको हटा दीजिए, हम ऊपर बनाते हैं। थोड़ा सा ड्राइंग करने में इस पर ये नहीं हो रहा है, बोर्ड नहीं ना है। चलिए कोशिश हम करते हैं। इधर आजा भाई, इधर आजा। अरे वाह वेरी गुड। चलिए बन गया ये उत्तल लेंस, है ना। उत्तल लेंस ऐसे ही बनता है ना। ऊपरी इसका हिस्सा क्या होता है, दोनों छोर पतला होता है और बीच वाला मोटा होता है। तो ये क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस को अनेक छोटे छोटे प्रिज्म खंडों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। अब प्रिज्म खंड क्या है, मतलब प्रिज्म खंड ये कह रहा है, लीजिए मान लीजिए देखिए इसका प्रधान अक्ष हो गया कि नहीं हो गया है, प्रधान अक्ष हो गया बीच वाला हिस्सा, और है जो है एगो इस पर खींचा गया होता है ना। चलिए अब इसको, ये प्रधान अक्ष हो गया इसका, ये प्रधान अक्ष हो गया, है ना। अब इसमें क्या है कि अब देखिएगा ये वाला हिस्सा कि इसी को कह रहा है, इतना वाला को, ये वाला इतना वाला को ऐसे ऐसे एक त्रिभुज के जैसा हो जा रहा है, फिर यहाँ और ऐसे ऐसे ये वाला एक त्रिभुज के जैसा हो रहा है। तो इसी को कह रहा है प्रिज्म खंडों से हम मिलकर एक मान सकते हैं। और प्रिज्म क्या होता है भाई, त्रिभुज की तरह हमने पहले ही क्वेश्चन में बताया है, आपको बताया है कि उस तरह से आप बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा। हालांकि उसका जो बनाइएगा तो पिरामिड का नाम सुने होंगे, फोटो आप देखे होंगे, तो उसी तरह से क्या होता है जो है प्रिज्म होता है, जिसमें 5 गो सतह होता है, चारों तरफ से एक गो सतह हो जाएगा, और उसका बेस क्या है, एक बेस उसका एगो सतह मान लिया जाता है, तो 5 गो सतह हो जाता है। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हमने आपको बताया कि प्रिज्म खंड से इसको मान लिया गया, और जिसका आधार है, लीजिए ये है ना, इस दोनों प्रिज्मुआ का एगो ऊपर एगो प्रिज्म बन जा रहा है, एगो ऊपर एगो प्रिज्म बन गया है, एगो नीचे प्रिज्म बन गया है। तो दो गो कह रहा है जिसका आधार प्रधान अक्ष की ओर होता है, तो भाई लीजिए ये वाला एगो ऊपर प्रिज्म खंड हो गया, तो इसका आधार ही हो गया यहाँ पे ये प्रधान अक्ष, और ये नीचे वाला जो प्रिज्म खंड हो रहा है तो इसका भी आधार यही हो गया। अब इसमें जो भी कह रहा है कि अतः यह लेंस अपने ऊपर आपतित किरण को, उसमें आपतित हो रहा था ना कि दो बेर होता है प्रिज्म खंड से, जब प्रिज्म से जब हम प्रकाश को गुजारते हैं तो उसमें दो बार प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो लीजिए एगो हई, एगो गुजारे यहाँ पे प्रवेश किया, फिर उसके बाद सही से गया और एक बार बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक आपतित हो गया इसका, और फिर एक बार बाहर निकलेगा ऐसे, तो आपतन इसका आपतित भी हो गया, यहाँ पे हो गया। ठीक वैसे ही भी नीचे वाला में, तो ये हर इसके पॉइंट पे ऐसे ही सही होगा और आधार की तरफ ये मुड़ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी अगर हम लेते हैं ऐसे, तो देखिए ऐसे आया इसमें और ये अंदर प्रवेश कर गया, और फिर उसके बाद से ये आधार की तरफ मुड़ जाएगा जब दूगो इसका दो बेर अपवर्तन होगा। तो ध्यान रहे, याद रहे, ये चीज हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे। तो आधार की तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पे मुड़ जा रहा है, आपतित किरण को
वही कह रहा है कि यह अपने ऊपर आपतित किरण को यानी पड़ने वाली किरण को जो आपतित होती है, आपतन होता है, उसको एक जगह क्या करता है, मान लीजिए हेजन आ रहा है तो एक जगह केंद्रित नहीं हो जा रहा है भाई, तो क्या कर रहा है यहाँ पे, एक जगह अपने ऊपर पड़ने वाली सभी प्रकाश के किरण को, आपतित किरण को यह अपने ऊपर केंद्रित कर लेती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। और याद रखिए, अभिसारी का मतलब होता है अभिसारित कर लेना, मतलब एक बिंदु पर जमा कर लेना। ये एक बिंदु अगर हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए फोटो में, तो यहाँ पे अगर ये पड़ रहा है, आके आपतित हो रहा है सभी किरण, मतलब ये क्या हो रहा है, अभिसारित हो रहा है, एक जगह ये जमा हो जा रहा है, और फैलता अगर दूर भाग जाता तो उसको हम बोलते हैं अपसारित कर लेता है, मतलब वो दूर फैला देता है। लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे, इस तरह का क्वेश्चन वो अवतल लेंस के लिए होता है, ये उत्तल लेंस के लिए बात की जा रही है। यह क्या करता है, अभिसारित करता है एक जगह सभी किरणों को, अपने ऊपर पड़ने वाले आपतित किरण को, मतलब जमा करता है एक बिंदु पर, केंद्रित कर लेता है, इसलिए। और केंद्रित का मतलब यहाँ होता है अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है जमा करना, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ सीधा सीधा हम क्या जवाब लिखेंगे इसका, कि उत्तल लेंस को अनेक छोटे छोटे प्रिज्म खंडों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जिसका आधार प्रधान अक्ष की ओर होता है। अतः यह लेंस अपने ऊपर आपतित किरणों को एक जगह केंद्रित कर लेती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? दृष्टि दोष तो होता है, लेकिन उसका प्रकार भी होता है, कौन टाइप होता है। तो सीधा सीधा इसका आंसर पहले लिखेंगे, दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष क्या है भाई, तो मानव नेत्र जब किसी कारणवश अपने सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाती है, तो नेत्र उस वस्तु को नहीं देख पाती है। याद रखिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए या किसी को भी देखने के लिए, वस्तु में सब कुछ आ जाता है, तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, यानी हम लोगों का आंख जो होता है, नहीं तो उस आंख का रेटिना जो होता है, मानव नेत्र का जो रेटिना होता है, उस रेटिना पर ही किसी भी वस्तु का इमेज बनता है, और जिसके वजह से वह क्या होता है, मस्तिष्क को सूचना दे पाता है कि यह वस्तु का फोटो हमारे दिमाग में आया है। तो बहुत सारा जो है तंतुओं से जुड़ा होता है वह रेटिना, और उस तंतुओं के वजह से हम लोगों को, हमारे मस्तिष्क को सूचना मिल जाती है कि ये वस्तु सामने रखा हुआ है। लेकिन कब, जब उस वस्तु का इमेज मानव नेत्र में रेटिना पे जब बनता है तभी ये देख पाएगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा नहीं होता है तो वह दोष हो गया, दृष्टि दोष हो गया, आंख का दोष हो गया, नहीं देख पाएगा। तो वही लिखेंगे, मानव नेत्र जब किसी कारणवश अपने सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाती है, तो नेत्र उस वस्तु को नहीं देख पाती है, इसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि का मतलब हो गया आंख, दोष का मतलब हो गया बीमारी, तो आंख का बीमारी, तो इसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। और यह निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। दृष्टि दोष जो होता है यह कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। तो लिखेंगे यह निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट इसका क्या होगा, पहला प्रकार, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, या इसी निकट दृष्टि दोष को एक और नाम से जाना जाता है मायोपिया। मायोपिया याद रखिए, माइपिया से याद रखिए, सीधा सीधा मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। ठीक है, अब लीजिए दूसर का पॉइंट इसका क्या होता है भाई, दूसर का दूरदृष्टि दोष, या इसका एक और नाम होता है हाइपोमायोपिया। क्या, हाइपोमायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष के लिए मायोपिया, दूर दृष्टि दोष के लिए हाइपोमायोपिया। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट निकट दृष्टि दोष नहीं पूछ करके मायोपिया के बारे में पूछा जाएगा, तो निकट दृष्टि दोष के बारे में ही आप लिखेंगे। और अगर हाइपोमायोपिया के बारे में पूछता है तो दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष के बारे में आप लिखेंगे। तो निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है, मायोपिया, और दूर दृष्टि दोष को हाइपोमायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा इसका प्रकार आता है, तीसरा नंबर आता है प्रकार इसका, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष नहीं, जरा दृष्टि दोष। इन सभी के बारे में हम लोग दीर्घ
उत्तरीय प्रश्न जो आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप को क्वेश्चन जब शुरू होगा तो उसमें हम लोग उसका चर्चा करेंगे। ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसलिए ये इसमें डील नहीं किया जाएगा। लेकिन ये याद रखना है, जरा दृष्टि दोष। और चौथा इसका पॉइंट आता है भाई अबिंदुकता। क्या आता है चौथा? अबिंदुकता। यानी सीधा सीधा है, मानव नेत्र जब किसी कारणवश अपने सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाती है तो नेत्र उस वस्तु को नहीं देख पाती है, इसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। यह निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। और इसका पहला नंबर प्रकार क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। दूसरा नंबर पॉइंट हो गया दूर दृष्टि दोष या हाइपोमायोपिया। तीसरा नंबर पॉइंट हो गया जरा दृष्टि दोष। चौथा नंबर पॉइंट हो गया अबिंदुकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? जब साफ साफ सुथरा आसमान होता है उसी को स्वच्छ आकाश कहा जा रहा है, तो साफ सुथरा आसमान जो होता है, आकाश जो होता है, उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है? अब आंसर क्या होगा? तो जब सूर्य के प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरता है तो यह वायुमंडल के गैसों के अणु, पानी की बूंदों, धूल कण इत्यादि से प्रकीर्णित होता है। चूंकि इनमें गैस के अणु सबसे सूक्ष्म कण होते हैं, इसलिए यह श्वेत प्रकाश के नीले रंग के प्रकाश की किरण को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। हमने प्रकीर्णित के बारे में पहले ही चर्चा किया हुआ है और वही प्रकीर्णित के बारे में यहाँ भी बात की जा रही है। यही का प्रकीर्णित नीले रंग की प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए आकाश हमें नीला प्रतीत होता है। ध्यान दीजिए, जब सूर्य के प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरता है तो यह वायुमंडल के गैस के अणु, पानी की बूंदों या बूंदें, धूल कण इत्यादि से प्रकीर्णित होती है। चूंकि इनमें गैस के अणु सबसे सूक्ष्म कण होते हैं, इसलिए यह श्वेत प्रकाश के नीले रंग, यानी श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों का मिश्रण होता है, उसमें एगो नीला रंग भी होता है। आपने पढ़ा होगा बैजानी पिनाला, याद रखिएगा उसका शॉर्ट फॉर्म, उस पर भी चर्चा किया जाएगा आने वाले क्वेश्चन पे। लेकिन उसी में एक नीला रंग होता है श्वेत प्रकाश में, और उसी नीले रंग के प्रकाश की किरण को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। सबको तो प्रकीर्णित करता ही है वह सूक्ष्म कण, लेकिन नीले रंग के प्रकाश की किरण को वह गैस के अणु सबसे सूक्ष्म कण होते हैं, और वह जो है श्वेत प्रकाश में से नीले रंग के प्रकाश की किरण को सबसे ज्यादा प्रकीर्णित करते हैं। यही अब ज्यादा प्रकीर्णित करेगा नीला रंग के प्रकाश को तो नीला ही ना दिखेगा भाई। अगर लाल रंग को प्रकीर्णित करता ज्यादा तो लाल दिखता। अगर वही ब्लू को यानी दूसरे अगर हरा को अगर प्रकीर्णित करता तो हरा कलर का आकाश दिखता। यानी जिस कलर के रंग या जिस रंग को सबसे ज्यादा श्वेत प्रकाश में जिस रंग को सबसे ज्यादा वह प्रकीर्णित करता तो उसी रंग का आकाश दिखता। लेकिन बात यहाँ ये है कि श्वेत प्रकाश में से नीले रंग के प्रकाश की किरण को सबसे ज्यादा अधिक प्रकीर्णित करते हैं। यही प्रकीर्णित नीले रंग की प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो जो ज्यादा आएगा वो हमारी आंखों तक पहुंचेगा, इसलिए आकाश हमें नीला प्रतीत होता है। चलिए आज के इस वीडियो में हम ये 10 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, तब तक जब तक अगला वीडियो अपलोड नहीं होता है तब तक इस 10 क्वेश्चन का आप रिवाइज कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए अच्छा से। और उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। स्कूल में अपने कोचिंग में जरूर बताइएगा। याद रखिए, छुपाने से ज्ञान जो है कमज़ोर हो जाता है। आपके अंदर का क्वालिटी यानी ज्ञान का क्वालिटी वो कमज़ोर हो जाता है। वो बांटिएगा, तो आपको बांटने की कैसे ज़रूरत है भाई, बताइएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। हो सकता है आपके बताने से किसी दोस्त का आपके जो है किसी दोस्त का कल्याण हो जाए, रिजल्ट बढ़िया आ जाए, यानी वह पास कर जाएगा। पढ़ने के लिए उसके पास सुविधा नहीं हो, लेकिन अगर आप बताते हैं तो हो सकता है उसका बहुत हेल्प हो जाए। तो हेल्प करना चाहिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मेरा हिम्मत बढ़ाने के लिए, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग अच्छा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप कहाँ से हैं, कहाँ से देख रहे हैं, ऐसा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे और इसका अगला वीडियो का इंतज़ार करेंगे। ओके, धन्यवाद।